नौकरी में रिजर्वेशन तो सही, लेकिन प्रमोशन में क्यों? नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण एवं वरिष्ठता अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को मिलती रहेगी। इन वर्गों की पदोन्नति में आरक्षण तथा वरिष्ठता से संबंधित कानून को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दे दिया। उचित संशोधन लाकर इसे इसी सत्र में जरूर पारित कराया जाए। देश में SC/ST वर्गों के आरक्षण को लेकर किसी न किसी स्तर पर अक्सर कोई न कोई समस्या खड़ी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन को रद्द किया, तो अब संविधान संशोधन का सहारा। बहस प्राइम टाइम में। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या नौकरी के बाद प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए? 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से केंद्र से लेकर कई राज्यों में दलित अफसरों का प्रमोशन रद्द हो सकता है, जिनका 1997 के बाद प्रमोशन हुआ है। कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। इस मसले को काफी समझने की कोशिश की। जितना समझा वो इस तरह से है, जब अनुसूचित जाति और जनजाति और जनरल कोटे का उम्मीदवार एक ही दिन नौकरी पाता है, तो पदोन्नति का सफर कामकाज के आधार पर तय क्यों नहीं होता? वहां आरक्षण क्यों होता है? बीएसपी और दलित कार्यकर्ता कहते हैं कि पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए और आरक्षण की व्यवस्था जब से आरक्षण रही है, प्रमोशन में ये व्यवस्था रही है। राजनीतिक सहमति भी अब तक यही कहती रही है। तभी लगभग केंद्र के 2 संशोधनों में 2 बार केंद्र सरकार ने बदलाव किया और प्रमोशन में आरक्षण और परिणामी ज्येष्ठता, ये एक बड़ा सा टेक्निकल टर्म है जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। आपके स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आएगा। परिणामी ज्येष्ठता के आधार पर प्रमोशन देने की बात कही गई। वैसे कई राज्यों में 80 के दशक से प्रमोशन में रिजर्वेशन है। 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में फैसला देते हुए कहा कि पदोन्नति में आरक्षण सही नहीं है। आज मायावती ने राज्यसभा में मांग की कि सरकार संविधान में संशोधन करे और प्रमोशन में रिजर्वेशन दे। अब समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ही कहा था कि वो पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ है। अखिलेश यादव ओबीसी नेता हैं। पहली बार आरक्षण को लेकर दलित नेता मायावती और ओबीसी नेता अखिलेश यादव की राजनीतिक लाइन अलग अलग है, बल्कि टकराव के रास्ते पर है। मायावती ने मुख्यमंत्री बनते ही सितंबर 2007 में एक फैसला किया, जिसके तहत प्रमोशन में रिजर्वेशन तो दिया ही गया, यह भी कहा गया कि अगर आरक्षित पदों की संख्या कम पड़ जाती है और दलित अफसर ज्यादा संख्या में प्रमोट होते हैं, तो उन्हें जनरल कोटे की सीट पर भी तैनात किया जाएगा। बस यहीं से मामला मुकदमों में फंसा और समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में पहुंच गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को गलत करार दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई है। तो सवाल बनता है कि नौकरी में आरक्षण तो ठीक, लेकिन प्रमोशन क्यों मिले? इस पर अगर टकराव बढ़ा तो जमीन पर भी असर दिखेगा। ध्यान रहे कि जमीन पर दलित और पिछड़े दोनों दलों में मौजूद हैं। इन दोनों में ही बसपा और सपा का आधार रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य फैसले में कहा था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से पहले कुछ बातों की पक्की जांच होनी चाहिए। आंकड़े होने चाहिए कि जिस समुदाय को दिया जा रहा है उसका प्रतिनिधित्व वाकई इतना कम है, या है भी तो वो कितना कम है, या तथ्यों के पर आधारित होना चाहिए। दूसरा कि क्या वो नौकरी पाने के बाद भी पिछड़े रह गए हैं। तीसरा, जूनियर अफसर को अगर सीनियर बनाया जाता है तो उससे कामकाज पर क्या असर पड़ता है। मतलब इन 3 बातों की पुख्ता जांच हो, आंकड़े हो, तभी प्रमोशन में रिजर्वेशन की पहल होनी चाहिए। लेकिन सरकारों ने यह काम नहीं किया। हमेशा राजनीतिक फैसला लिया जाता रहा। क्या केंद्र सरकार मायावती की इस मांग पर कोई कदम उठाएगी? क्या अनुसूचित जाति को प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा, या फिर अदालत के इस फैसले से सरकारी नौकरियों के लिए एक नई नजीर कायम कर दी जाएगी? कई तरह के सवाल हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। प्राइम टाइम में हमारे मेहमान हैं कमाल फारूकी साहब, आप वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। सुधींद्र भदौरिया साहब हैं, आप बसपा के नेता हैं। चंद्रभान प्रसाद साहब दलित लेखक, चिंतक और इतिहासकार हैं। डॉक्टर शकीलुर जमा अंसारी, आप हैं सदस्य नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी। और डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी हैं चेयरमैन अंबेडकर महासभा, आप लखनऊ से। और हमारे स्टूडियो में एक और सज्जन हैं कौशल मिश्रा, आप अध्यक्ष हैं यूथ फॉर इक्वालिटी के। पहला सवाल मैं आप ही से जानना चाहता हूं भदौरिया साहब कि क्यों आपकी सरकार जब 2007 में यह फैसला लाई थी कि प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है
और कंसिक्वेंशियल रिजर्वेशन देना है। मतलब उसका मैं थोड़ा सा समझा दूं, बिना उसकी बात आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जल्दी प्रमोट होने के कारण जो दलित अफसर है वो सीनियर भी हो जाता है, और चूंकि जल्दी और जो सामान्य अफसर के अफसर हैं सामान्य कोटे से, वो 15 से 20 साल में प्रमोट होते हैं। जो दलित अफसर है वो 6 से 7 या 5 से 7 साल में होता है, इसलिए वो बहुत आगे निकल जाता है और उसका बॉस बन जाता है। तो इसे एक कॉन्सिक्वेंशियल प्रमोशन को टेक्निकल रूप में जो समझा जाता है। जनवरी 2011 में आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया, कहा गलत है। उसके बाद तक आपके पास एक पूरा 1 साल का वक्त था, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। कोई चिट्ठी लिखी होगी तो उसका इस वक्त मेरे ऊपर ध्यान नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों मिलना चाहिए प्रमोशन में रिजर्वेशन। देखिए, इसको हमें जो हमारी सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको समझना आवश्यक है। ठीक। जो ये विशेष अवसर का सिद्धांत गढ़ा गया भारत के अंदर, और उसमें ये महसूस किया गया कि जैसे पिछड़े लोग हैं और दलित हैं, तो पिछड़े और दलितों में दलित अस्पृश्य रहे हैं। और ये देखिए, दुनिया में एकमात्र ऐसा सामाजिक समूह है, रंग भेद के आधार पे भी शोषण और अन्याय रहा है अफ्रीका के अंदर, अमेरिका के अंदर, पर भारत में ये हजारों वर्ष से जो दबे हुए लोग रहे हैं, अस्पृश्य लोग रहे हैं, उनके लिए ये जो विशेष अवसर का सिद्धांत था, मैं समझता हूं उस आधार पर जो बहन मायावती जी ने आज ये कहा है, ये मैं समझता हूं बहुत तार्किक है, बहुत सही है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन वर्गों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, ऐतिहासिक अन्याय होगा, जो बाबा साहब के समय में जो अकॉर्ड हुआ था उसकी मूल भावना थी। और आज जो हमने जो यात्रा की है इतने दिन, हम आज भी पा रहे हैं। आज आप ही के चैनल में दिखाया जा रहा था, मिर्जापुर के अंदर शादी होने के बाद घोड़ा लेके आदमी नहीं जा पा रहा है, उस पर बैठ के नहीं निकल पा रहा। बदायूं में, जी हाँ, और ये है रिपोर्ट मेरे पास। तो आपके पास वो रिपोर्ट है, और उसको गांव में घोड़ी नहीं घुमाने दी। जी हाँ, तो आज भी जब ये स्थिति है तो आप ये समझिए कि तमिलनाडु में चले जाइए, आप किसी भी, लेकिन तमिलनाडु में जहां तक मेरी जानकारी है वहां प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये सामाजिक तौर पर इतने दबाए हुए सामाजिक समूह हैं, इनको विशेष अवसर इस तरह का तरक्की में भी प्रदान किया जाना चाहिए, तभी ये हक और हुकूक बराबरी का मिलेगा इन लोगों को। चंद्रभान, देखिए, सबसे अधिक डिस्क्रिमिनेशन जो है पोस्टिंग और प्रमोशन में होता है। ठीक है। दलित को छोड़ दीजिए, यदि ब्राह्मण ग्रुप है तो ब्राह्मण ग्रुप बन जाता है, और ठाकुर ग्रुप कहता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अपर कास्ट के भीतर भी एक ग्रुप बन जाते हैं। सही है। तो सबसे अधिक जो है भेदभाव पोस्टिंग में और प्रमोशन में होता है। यह जो दलितों के लिए नियम है प्रमोशन में जो है आरक्षण, तो इससे उनको मिलता था प्रोटेक्शन। अगर ये खत्म हो गया, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो प्रोटेक्शन चला जाएगा। और दलित अगर बनेगा सब इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर रिटायर हो जाएगा। उसका प्रमोशन नहीं होगा, फिर वहां पर वो वैसे ही बना दिया जाएगा, मतलब टॉप के लेवल पे। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ये तो बात नहीं, ऐसा नहीं है। कमाल भाई, इसमें एक बात यथार्थ को ध्यान में रखना पड़ेगा। बात करते हैं उसको, लेकिन अभी तो हम इनको जो इस वक्त है, मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, मैं बस कह रहा हूं, जो इस वक्त जो हालात है, सचमुच जातिवाद और गुटों के आधार पर ये प्रमोशन की गोलबंदियां होती हैं, है ना? तो वो आप इनकी बात को रखिए कि वो मौजूद है, फिर आप अपनी बात कहिए। देखिए, जहां तक आपने चंद्रभान भाई ने बात कही है, वो जरा थोड़ा सा टेक्निकली रॉन्ग है। इसलिए कि जो एक मर्तबा एक लेवल के अंदर एंट्री पॉइंट हो गई, तो प्रमोशन के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। वो लेवल है उसका, वो ऑटोमेटिकली जाएगा। जो उसका जो टाइम पीरियड होना है, या अगर कोई कंपटीशन होना है, तो सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि हम एंट्री लेवल, हम दलित भाइयों के साथ में पूरी हमदर्दी रखते हैं। मतलब उनके साथ में जो भाई ने हमारे कहा कि हजारों साल से उनके साथ में ज्यादती हो रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। नहीं चाहिए साहब, नहीं सर, ये हमारा हक है। चलिए बात, अच्छा चलिए यहाँ भी मान दी आपकी बात। जो हकीकत बात है, जो ज्यादती हुई है, उस ज्यादती को कंपनसेट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले लेने पड़ेंगे। और बाबा साहब ने जो मसीह को उसको प्रोटेक्शन दिया है वो बहुत जबरदस्त है। लेकिन एक मर्तबा एंट्री लेवल पर आने के बाद फिर फर्दर जो प्रमोशंस वगैरह जो हैं वो उसके नॉर्मल प्रोसेस के अंदर होने चाहिए। दैट इज व्हाट एक्चुअली इज दी। अगर ऐसा ही है कमाल भी, अगर ऐसा ही है तो मुझे एक दलित अफसर ने बताया, मैं उसको आधिकारिक रूप से नहीं कह सकता, लेकिन मैं चर्चा के लिहाज से कह रहा हूं कि एयर इंडिया में
वरिष्ठ पद पर, शायद डायरेक्टर के पद पर इक्का दुक्का, या उनका कहना था कि कोई भी दलित अफसर नहीं है प्रमोट होकर वहां पर नहीं पहुंचा, और संयोगवश या इतने प्रतिभाशाली सब एक ही अपर कास्ट के लोग ही वहां पर पहुंचे हैं। तो ये भेदभाव मतलब अगर आंकड़ों से देखा जाए, हालांकि सरकारों ने इसके आंकड़े जमा नहीं किए हैं कभी भी और उसको सामने नहीं लाया गया है, लेकिन फिर भी ये स्थिति तो है कि आप नौकरी के स्ट्रक्चर में अगर जातिगत भेदभाव होने लगे तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? उसके लिए तो हमारे पास प्रोटेक्शन मौजूद है ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी यही कहा है कि उन तीनों लेवल्स को जो आपने अभी डिस्कशन स्टार्ट करने के बाद शुरू कहा था आपने, कि अगर हमको वो प्रॉपरली वो तमाम चीजों का अगर हम ख्याल रखकर, मतलब अभी आंख बंद करके अगर हम ये कहते हैं कि साहब प्रमोशन के अंदर भी मतलब कि एडवांटेज मिलना चाहिए, तो बाकी जो और जो दूसरी कम्युनिटीज हैं या जो बाकी और वर्ग के लोग बाग हैं उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। क्योंकि आप एंट्री लेवल के ऊपर ले लीजिए, एंट्री लेवल पर चलने के बाद फिर फेयर गेम होना चाहिए और अनफेयर गेम को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, उसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि जब रिजर्वेशन ओके ठीक, रिजर्वेशन में एंट्री हो गई, आप लोग तो वैसे रिजर्वेशन के भी विरोधी हैं। आप नहीं, आप लोगों चलिए बात कहने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, हम वो भी क्लियर कर सकते हैं। दो रीजन ये है कि जब हम कहते हैं कि एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद सब बराबर लेवल पे हैं। अब उसके बाद इसी केस ही अगर जैसे मैं ज्यादा काम करता हूं किसी ऑफिस में और फला बंदा कम काम करता है, तो प्रमोशन होना चाहिए। एक तो टाइम बाउंड प्रमोशन गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, दूसरा होता है कि अगर आपका आउटपुट अच्छा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन होना चाहिए। अगर ये फिक्स कर दिया जाएगा कि एक एक्स जाति के बंदे को प्रमोशन मिलना ही मिलना है, तो ये उसकी मर्जी होगी कि वो काम करे या ना करे, उसे प्रमोशन तो मिलना ही है। दूसरी तरफ देखिए उस बंदे को जिसका कि फिक्स नहीं है कि उसको प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ओपन कैटेगरी मेरिट कैंडिडेट हुए, उसके बाद भी उसका प्रमोशन फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि सीटें कम हो गई हैं। तो एक तो उसकी वर्किंग इफिशिएंसी कम होगी। दूसरा पॉइंट आता है जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं जहां पे प्रमोशन की बात हो रही है, वो गवर्नमेंट जॉब की उस किसी एक आदमी के लिए नहीं बनी हुई है। गवर्नमेंट जॉब उसी का भला नहीं करती है जिसको वो सीट मिलती है। वो नोडल पॉइंट होता है जिससे कई सारे पूरी पब्लिक उससे अफेक्टेड होती है। अगर वो बंदा काम नहीं ठीक से करेगा तो उसका आउटकम पूरी सोसाइटी पे पड़ेगा। जिन पिछड़ों की आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं पिछड़ों का नुकसान होगा। यही वजह है आज की कंडीशन, सर कंप्लीट करने दीजिए। यही वजह है आज के दौर में सरकारी कामकाज कम होता जा रहा है और प्राइवेट कंपनियां ग्रो कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रमोशन या अपलिफ्टमेंट क्वालिटी के बेसिस पे होता है। देखिए, मैं वो आपकी बात सही है, लेकिन यही वजह से मेरा अपना ऐतराज है कि जितना मैं सरकारी सिस्टम को जानता हूं और समझता हूं, लेकिन जो कौशल ने कहा आप उसकी बात को जवाब दीजिए। मान लीजिए कि कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, हालांकि वो मानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर एक आदमी का प्रमोशन तय है तो वो क्यों परफॉर्म करेगा? अभी तक तो हम यही समझते थे कि दलित लोग बड़े मेहनती हैं। हाँ, और जो लोग बैठकर खाने वाले थे, हाँ, वो कह रहे हैं कि हम ज्यादा मेहनती हैं। हाँ। ये चुटकुला लग रहा है मुझे। सर मेहनती होना सर, और दूसरी मेहनती होना और प्लीज हमारी बात परफॉर्मेंस सुन ले। आप जब बोल रहे थे हम नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो ये सवाल कर रहे होंगे इस वक्त कि क्यों मिले, जो कमाल भाई भी कह रहे हैं जो बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ है। आप उसका जवाब दीजिए साहब। हाँ, आ रहा है कि हम दोनों लोग साथ नौकरी पाए, हाँ। दलित हमसे आगे निकल गया। हाँ, अरे मैं तो अमेरिका जाता हूँ। हाँ। ओपरा विनफ्रे जब इतनी बड़ी पत्रकार हो गई, टीवी की हाँ। एंकर हो गई, ओबामा जब राष्ट्रपति बन गए, तो बहुत सारे व्हाइट कहते हैं कि कितने गर्व की बात है कि जिस समाज को हम गुलाम बनाकर अफ्रीका से लाए थे, आज वो हमारे से आगे निकल रहा है, हमारा समाज तरक्की कर रहा है। अरे यदि कोई दलित साथ में आपके अपॉइंट हुआ और आपका बॉस हो गया, तो आप एक अच्छे इंसान नाते बोलना चाहिए कि मेरा समाज अच्छा बन रहा है, मेरे साथ का आया हुआ दलित मेरा बॉस बन गया, क्या महान समाज हम बना रहे हैं। ये भी तत्व होता है, एक वो जातिगत होता है कि ये मेरा बॉस बन गया। नहीं सर, जातिगत सर अगर एक मिनट मुझे होता है, मतलब जो कुछ जो सच्चाई पे है वो भी, और जो सवाल है वो भी, दोनों को डील करते हैं। हाँ, चंद्रभान भाई ने बात कही, ह्यूमन साइकोलॉजी है, देखिए होता है। सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि हम जहां तक दलितों के साथ में ज्यादती का ताल्लुक है उसको 100% एग्री करते हैं, होता चला आ रहा है।
हमने उनको एक लेवल दे दिया, लेवल फेल दे दी कि भाई आप एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर आ गए। अगर उसके साथ में वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है प्रमोशन के अंदर, तो बहुत सारे एवेन्यूज हमारे पास खुले हुए हैं जहां उसको रिड्रेस किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ इस बात को बेस बनाकर बाकी और तमाम जितने भी कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड लोग बाग हैं, उन सबके साथ में आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ये कहां तक ठीक बात है? सवाल ये पैदा होता है कि आप जैसे अगर उसके साथ में सिर्फ इस वजह से कि वो दलित है और उसका प्रमोशन ड्यू था और मसे वो कॉम्पिटेंट भी है, अपने यहाँ उसका जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी उसकी ठीक ठाक है, और फिर उसके बावजूद उसका प्रमोशन नहीं हो रहा, हमारे पास एवेन्यूज मौजूद हैं। हमारे पास लाल जी छोटा सा हस्तक्षेप करूंगा। हाँ। ये जो कॉम्पिटेंस की जो बहस है, हाँ। गैर बराबर समाज के अंदर, हाँ। ये अति उस तरह के दिमाग से निकलती है, हाँ। जिसमें ये मान लिया जाता है कि ये समाज के सभी लोग बराबर हैं। हाँ। कॉम्पिटेंस जो लोग हमेशा से दबे रहे हैं, हाँ। और जो लोग हमेशा से आगे रहे हैं, उनके बीच में ये जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड और वो विशेष अवसर बिना प्रदान किए कभी भी कॉम्पिटेंस, क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड नौकरी में दोनों को पहुंचा देना नहीं होता है? नौकरी में ही नहीं, नौकरी तो है ही है, हमारे राष्ट्रीय जनजीवन के हर क्षेत्र के अंदर ये उनको मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हमारी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, आप अध्यक्ष हैं अंबेडकर महासभा के। यहाँ हम ये बात करते करते फिर से उस मेरिट के खो में पहुंच गए जहां मैं जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि फिर वो सारा मामला, फिर तो इसकी सफाई होगी कि इतने सारे लोग अपर कास्ट लोग मेरिट के बैठे हुए थे, तब देश का इतना बेड़ा गर्क क्यों हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो थर्ड क्लास की मांग अपर कास्ट ने किया 1856 में, दलित ने नहीं किया कभी। ये घोषित तथ्य है। डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल साहब, मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह से ये जो बातें कही जा रही है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, हम ये जानना चाहते हैं वाकई नौकरी के सतह पर, धरातल पर किस तरह का जातिगत भेदभाव होता है जहां इस तरह का संरक्षण जरूरी हो जाता है, संवैधानिक संरक्षण जरूरी हो जाता है, या आपको भी लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है? जब आप आ गए, आईएएस बन गए दोनों, तो अब बराबरी के मैदान में मुकाबला किया जाए। देखिए, संविधान हमें विशेष अवसर देता है, और वह विशेष अवसर इसलिए देता है कि हजारों सालों से हमें शिक्षा से वंचित किया गया। जो पुरानी मान्यता थी उसके अनुसार दलितों के पास संपत्ति के नाम पर गधे और कुत्ते हुआ करते थे। ये जो पुरानी व्यवस्था थी, ठीक 6000 सालों का जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए जो आजादी के बाद जो हमें संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी गई, प्राथमिक स्तर पर नियुक्तियों में आप अगर ले लीजिए तो नियुक्तियों में जो आरक्षण मिला उसमें जो सिलेक्शन लिस्ट बनती है उसमें दलित जो कर्मचारी और अधिकारी होते हैं वो उस सूची में सबसे नीचे रहते हैं, नीचे के पावदान पे रखे जाते हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं क्या जिससे स्पष्ट हो जाए कि इस तरह का भेदभाव अभी भी होता है? आपकी जानकारी में अगर हो तो। नहीं, वो जो उनका कोटा है 22%, 23% का जो कोटा है, उस मेरिट में वो स्वभावतः वो नीचे आते हैं। और अगर आप उनको विशेष अवसर नहीं देते हैं, जो संविधान का जो 77वां संशोधन हुआ और जो प्रोन्नत में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, उसकी मूल मंशा भी यही थी कि लोग जो है उच्च पदों पे पहुंचे। अगर आप उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे, उनको विशेष अवसर नहीं देंगे, तो उच्च पदों पर दलित व्यक्ति कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। देखिए रवीश, कॉम्पिटेंस के नाम पे बहुत सारे कोटे पूरे ही नहीं किए जाते हैं कि ये लोग इनकॉम्पिटेंट, मान लिया जाता है इनके अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है, इसीलिए नौकरियों के अंदर जो आरक्षित रहती हैं सीटें, उनको कभी पूरा, तमाम आप प्रांतों में चले जाइए, आज भी आपकी सरकार के दौरान भी यही हुआ। मैं सरकार के दौरान भी हुआ। अभी एक सब इंस्पेक्टर ने एसएमएस किया कि 1982 से दरोगा का सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन नहीं हुआ। हमारी सरकार की जब रूपरेखा, काम करने के तौर तरीके पर बहस करिएगा तो मैं वो अलग बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं तथ्य बता चाहता हूँ कि ये कॉम्पिटेंस के नाम पर इस तरह की गैर बराबरी को बनाए रखना, ये एक षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो अभी सब लोगों को ये बताया जा रहा है या जैसा मीडिया से पता चल रहा है कि रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं है, तो ये गलत है। वो तो है, रिजर्वेशन प्रमोशन में है। अब मैं बात क्लियर करना चाहता हूं।
अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया वो ये ऑर्डर आया है क्योंकि 2007 में नागराज जी जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये बोला गया था कि रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले वो प्रूफ करे कि देयर आर इनएडिक्वेट रिजर्व कैटेगरी पीपल। तब वो के लेवल में सरल हिंदी में कहे तो शीर्ष पदों पर दलित अफसर नहीं पहुंचे, ये सरकार साबित करे, ये साबित करे, उसके बाद वो रिजर्वेशन दे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसने ये नहीं कहा है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, उसने ये कहा है कि गवर्नमेंट अपना पूरा होमवर्क करे, वो दिखाए कि इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, तब वो रिजर्वेशन दे सकती है। तो ये जो डिबेट हम लोग कर रहे हैं कि प्रमोशन रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, वो ऑलरेडी है। सिर्फ ये कहा गया है कि आप दिखाइए तो कि आप लोग कम हैं। नहीं, वो है नहीं, वो उस ऑर्डर को अल्ट्रा वायरस कहा गया है जो मायावती सरकार का था, इसलिए अब वो रद्द होता है वो पूरी तरह से। अगर आप उस जितना मैं समझाऊं उसको देख के। शकील भाई, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि अखिलेश यादव, उनकी राजनीति, उनका सामाजिक आधार राजनीतिक आप जानते हैं, लेकिन उनके अपने घोषणा पत्र में था कि जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो नौकरियों में प्रमोशन की व्यवस्था अनुसूचित जाति और जनजाति को दी गई है वो खत्म कर दी जाएगी। क्या जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है उसकी भी यही राय है या आप लोग उनकी राय से अलग राय रखते हैं? देखिए, अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप बोलते चलिए, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ, अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है और फिर वो दलित समाज के जो मसाइल हैं उनकी पुरानी व्यवस्थाओं पर डिस्कशन किया है। वो उसकी अभी जरूरत नहीं है। जरूरत ये है कि संविधान में उस समाज को ऊपर उठाने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और उस संविधान की व्यवस्था जो दो तरह की, एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था दलित और एससी और एसटी समाज के लिए है और फिर रिजर्वेशन के एक बुनियाद ओबीसी समाज के लिए भी की गई है। तो एससी और एसटी समाज इतने पिछड़े थे कि उनको एक और अन्य व्यवस्था से ऊपर उठाने का प्रयास किया गया कि रिजर्वेशन के अंदर प्रमोशन में भी उनको रिजर्वेशन दिया जाए। और आज इस पर बातचीत हम जब कर रहे हैं तो इसको देखना चाहिए कि आजादी के इतने सालों के बाद भी जो दलित समुदाय के लिए रिजर्वेशन है या ओबीसी समुदाय को जो रिजर्वेशन दिया गया है, जितने परसेंटेज दिए गए हैं, आज भी उसका पूरा पालन नहीं होता है। उतने लोगों को जॉब नहीं मिल पाता है। आपकी अपनी राजनीति, ओबीसी पॉलिटिक्स और दलित पॉलिटिक्स इस देश में हुकूमत करती रही है, फिर ये स्थिति क्यों? इसका मतलब आप लोग गड़बड़ करते हैं। जो दलितों की राजनीति रही है और जो पिछड़ों की राजनीति रही है उसकी अपनी गड़बड़ी और कमजोरी रही है ना। फिर ये तो नहीं, वो गड़बड़ी किसी की भी हो, किस सरकार की भी हो, एक समाज को ऊपर उठाने का जो प्रयास किया गया, वो समाज को जो अधिकार दिए गए उनको उस अधिकार का पूरा हिस्सा नहीं मिल पाया। इसीलिए आज जो एक तरह का डिस्कशन है, सरकारी क्षेत्र में नौकरियां घट रही हैं, तो वो एक तरह से रिजर्वेशन प्रो और अगेंस्ट रिजर्वेशन का एक बड़ा एक समूह पैदा हो गया है। और वो समूह जब रिजर्वेशन को रोक नहीं पाता है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, तो वो जो सब क्लाउज है उसकी बुनियाद पर वो रोकना चाहता है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट भी है, जो कुछ लोग अति कर देते हैं फैसले लेने में भी कि कुछ ज्यादा इस तरह से फैसले लेते हैं जो चैलेंजेबल होता है, जो सुप्रीम कोर्ट में या समाज के अंदर चैलेंज हो जाता है। तो आज हम समझते हैं कि दलित समाज है या ओबीसी समाज है, जो रिजर्वेशन है उनको अगर पूरा नहीं मिल रहा, इसलिए मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उस समाज के लोग भी, वो तो अलग बात है, वो एक अलग मसला है, वो तो जुडिशरी में भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, हमारी मीडिया में भी नहीं है, उनको न्याय नहीं दलित चिंतक के रूप में चंद्रभान तो बैठे, कोई आदिवासी समाज की तरफ से बोलने वाला नजर नहीं आया है। तो मुझे किसी टीवी पे कि कोई आदिवासी हो और वो बोल रहा हो अपने समाज पर नक्सल समस्या पे, आप तो हैं भी, वो तो कभी आता भी नहीं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं शकील भाई कि नौकरी में रिजर्वेशन तो सही है, ठीक है, मतलब सही का मतलब मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूं, लेकिन प्रमोशन पे जो सवाल उठा है क्या वो जायज है आपकी नजर में? प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए? तो वही देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है
वो जजमेंट को हमने पूरी तरह से नहीं जब पढ़ा है या जानकारी हासिल हुई है तो उस पर हम जायज या नाजायज नहीं कहें, लेकिन समाज के अंदर ये बात जरूर उठ रही है कि एक दलित समाज का आदमी को नौकरियों में रिजर्वेशन जब मिलती है उसके बाद प्रमोशन में भी फौरन दे देते हैं, तो वो उस दूसरे जो अन्य समाज के लोग हैं वो ऊपर उनके ऊपर आ जाता है। जो सोसाइटी अभी भी हम हजार अनटचेबिलिटी को या इक्वल समाज को समतामूलक समाज बनाने की बात करते हैं, लेकिन पूरी तरह से ये समाज अभी समतामूलक समाज नहीं बन पाया है। पक्षपात पूर्ण रवैया अभी भी इस समाज का है, बराबरी से ऐतराज नहीं, कोई ऊपर ना आए, मतलब ये जो मैं समझ रहा हूँ कि कोई ऊपर ना आए, बराबरी से ऐतराज नहीं, इसीलिए है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है, अगर इंसाफ देते हैं तो वो पूरा अधिकार कहां दे पा रहे हैं अभी तक हम? तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, राज्य सरकारों ने क्या ऑर्डर किया, यूपी की सरकार ने, अन्य राज्यों में भी प्रमोशन की व्यवस्था है। सवाल आ रहा है कि दो आईएएस बनते हैं, एक आईएएस एक दलित कोटे से बन रहा है, एक जनरल कोटे से बन रहा है। आम लोग पूछ रहे हैं इसका एक ठोस जवाब तो मिलना चाहिए ना, वो क्या जवाब हो कि उसको क्यों रिजर्वेशन मिले? जब दोनों क्लास 1 ऑफिसर हैं तो फिर प्रमोशन में उसको रिजर्वेशन क्यों दिया जाए? फिर मैं वही दोबारा एक बात कहूंगा, सबसे अधिक भेदभाव भारत में होता है तो पोस्टिंग और प्रमोशन में होता है। और आज के दिन में केंद्र सरकार में शायद एक भी दलित सेक्रेटरी नहीं है, एडिशनल सेक्रेटरी 2-4 लोग हैं लीजिए। तो अगर थोड़ा प्रोटेक्शन जो दिया गया है वो नहीं रहे तो काबिल से भी काबिल दलित अफसर को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। और हमारे दोस्त लोग बोलते हैं, और जो मैं एकदम खांटी दलितवादी टाइप के नहीं, जो सोचते समझते हैं कि लोग कहते हैं कि ये काबिल तो है बंदा दलित, लेकिन ये बास बन गया, इसको सलाम मानना पड़ता है। तो ये साइकोलॉजिकल जो है केस हो गई है। बहुत लोग ऐसे हैं सवर्ण, आप भी जानते हैं, जो उनको शायद इस बात से ऐतराज ना हो। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हम उन्हें लगे कि हमारे आपके बीच में मुकाबला कामकाज के आधार पर होना चाहिए। हम आपके यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, आपने बुलाया हमको, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन एक समाज का एक हिस्सा है जो दलित को सलाम मारने में दिक्कत लगती है। मुझे हैरानी होती है अखिलेश जी की इस बात से कि इनका जो विशेष अवसर है नौकरियों में आगे बढ़ाने का, वो इनके लीडर ने ये कहा कि ये सोशली हैंडीकैप्ड हैं, इनको विशेष अवसर की जरूरत है। वो पढ़े डॉक्टर लोहिया को जाके उनकी जाति नीति को, तो उसमें उन्होंने ये स्वीकार किया कि ये जो लोग हजारों वर्ष से पिछड़े रहे हैं, ही नहीं दलितों के लिए विशेषकर उन्होंने ये लिखा है और बोला है, तो उनको ये 1 साल में, 10 साल में या 20 साल में ये नहीं मिलने वाला है। ये जो एक वैध है, ये जाले की तरह जो बना हुआ, और आज भी हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो ये मैं आपको बता दूं, अगर हम इस चीज को नहीं ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर देश के अंदर ये 25 करोड़ लोग हैं, ये 25 करोड़ लोग हैं इस देश के अंदर, उन 25 करोड़ लोगों को दबाकर ये देश दलील का वक्त अभी आया नहीं। जो नाइंसाफियां अभी समाज में हैं, जो नाइंसाफियां समाज में हैं और जिस तरह से हमारे नेतागण समाज को ले जा रहे हैं, वो हमें, वो अगर इस तरह से ना लाए होते तो वो जिस तबके से आते हैं वो यहाँ स्टूडियो भी नहीं पहुंचते। सर मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पिताजी ने क्या किया मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ठीक। मेरे दादाजी ने क्या किया मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, लेकिन जो हो रहा है वो अभी भी हो रहा है ना, उसके लिए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इस क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सोशल इंजस्टिस है, उसके लिए क्या है? सोशल इंजस्टिस को अगर आप जातिगत आधारित आरक्षण देते जाएंगे तो ये देश हमारा टुकड़ों में बंटता जाएगा। अभी तक नहीं टूटा है, अभी टुकड़ों में नहीं टूटा है। हम यहाँ पे बैठ के सुनिए, देखिए ना, 1993 में जब तक ओबीसी आरक्षण नहीं था तब तक हमारा समाज बंधा हुआ था। जब 1993 का अगर आप किसी भी प्रगति के आंकड़े को देखेंगे तो हिंदुस्तान खड्डे में नजर आता है। बात सुनिए, जो बोल रहे हैं हमारे भाई, अगर समाज को, अगर किसी को अधिकार मिलता है तो उससे समाज टूटता कहाँ है? तो उसके लिए मैं यही तो कह रहा हूँ, इस जातिगत आधारित आरक्षण को दे करके समुदाय के कोई भी इंजस्टिस खत्म नहीं कर सकते। आप उन्होंने कहा ना कि हार्ट बर्न अधिकार देते हैं, हम ये कहते हैं यूथ फॉर इक्वलिटी का ये कहना है कि जो कुछ भी दीजिए, जो नीडी है, अगर वो डिजर्व करता है, सोशली डिप्राइव्ड है। हम की परिभाषा है वो लोकतंत्र में संख्या से तय होती है। सर हम की परिभाषा लोकतंत्र में संख्या से कम तय होती है। सर मेरे को पूरा करने दीजिए। और यही वजह है कि हर इलेक्शन के पहले एक नया ग्रुप
एक ओबीसी बन जाता है या एक नई जाति को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर लिया। ये भी एक एक्सेसिव रिजर्वेशन का जो डिमांड है, ये भी एक पॉइंट है। और ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस खत्म होने वाला है, आता है, जो हर 5 साल पे इलेक्शन के पहले आता है, और अधिकार है, वही उसका आप इनका जवाब है। क्वेश्चन इज सिली क्वेश्चन, आप इनका सवाल है तो आप सवाल का जवाब दीजिए। बाबा साहब अंबेडकर के हिसाब से आरक्षण का मतलब है, आरक्षण का उद्देश्य है आरक्षण को खत्म करना, और जाति व्यवस्था जो भारत की रही है वह तो पूरी तरह से आरक्षण पर आधारित रही है। ये ब्राह्मण का, ये ठाकुर का, ये वैश्य का, ये शूद्र का, इनका उनका, उस आरक्षण को यह आधुनिक आरक्षण तोड़ रहा है, जिसकी वजह से हम जैसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो जो उस आरक्षण के फायदे ले रहे थे थोड़ा बहुत तकलीफ में है। मैं तकलीफ की बात नहीं कर रहा हूं, फायदे ले रहे, लेकिन एक बहुत तबका ऐसा पैदा हो गया है जो जाति के, समाज से, सोच के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर मुक्त है, और वो इस इशू को शायद ठीक से समझता नहीं है या इसका विरोधी है, वो सवाल करता है ना। उसके लिए क्या जवाब है आपके पास? एक दलित, गैर दलित समाज में एक तबका है जो दलित विरोधी नहीं है, लेकिन उसको कुछ कुछ चीजें अजीब से लगती हैं कि इनको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। वैसे ही आ रहा हूं, वैसे ही दलितों में भी एक तबका है जो ये कह रहा है हमें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, हम खुद उद्यमी बनेंगे। तो दोनों वो तबका तो आप है, तो वो मैं जानता हूं। मैं शकील भाई के पास जाना चाहता हूं, पर एक सवाल का मैं जानना चाहता हूं, अगर रिजर्वेशन ना हो प्रमोशन में, प्राइवेट कंपनियों में भी इतने सारे पैरामीटर्स, इतने मैनेजमेंट गुरु होगा और एचआर की दुकानें चलती हैं, क्या वहां पर कोई जस्ट व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है कि जहां प्रमोशन का पैमाना एकदम से इंसाफ पर आधारित हो? काफी हद तक, काफी हद तक, क्योंकि वो तो मुझे तो नहीं लगता, नहीं, काफी हद तक, मुझे नहीं लगता। आप, मुझे नहीं पता कि आपके पढ़ता रहता हूँ एचआर की कंपनियों के बारे में और ये सबके बारे में, तो कई तरह के ड्रामे होते रहते हैं। रवीश जी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो भी व्यवस्था की आप बात पूरी कर लीजिए। हाँ, नहीं, ऐसा है नहीं, मतलब बिल्कुल व्यवस्था आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रही है। हकीकत बात यह है कि मैं ये कह दूं कि प्राइवेट कंसर्न्स में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन पब्लिक सेक्टर्स के मुकाबले में काफी बेहतर हो रहा है, क्योंकि वहां परफॉर्मेंस बेस्ड है। वहां पर वो जातिवादी के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना इस बात के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कॉम्पिटेंस। हमारे यहाँ जो सरकारी मुलाजमत वगैरह के अंदर तो वाकईतन अभी तक भी जुल्म और ज्यादती होती है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। आप जरूर बोलिए। मैं बता दूं, जो मंडल आयोग मांग करते थे वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी मांग कर रहे थे। ये पता नहीं कहां से उनके पार्टी के अंदर, जो पार्टी का जो मूल विचार है, मंडल आयोग नहीं, विरोधी की बात नहीं है। एक तो जब तक हमारे बीच में ये फीलिंग जाएगी कि हम विरोधी हैं, तब तक हम डेवलप नहीं कर सकते। विरोधी होना, यही पहचान सबसे पहले जरूरी है कि हम विरोधी हैं, हमारा मत अलग अलग है, हम कंपटीटर हैं, विरोधी नहीं है। एक ही बात होती है, ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी चीजें होती हैं प्रमोशन को लेके, लेकिन रिजर्वेशन देने से वो खत्म नहीं होती हैं, रिजर्वेशन देने से वो बढ़ रही हैं चीजें। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं, आज अगर मैं किसी पोस्ट पे हूं और अगर मैंने देखा कि मेरा जूनियर किसी एक्स जाति को बिलोंग करता है जो रिजर्व कैटेगरी की है, तो मैं उसके अगेंस्ट कोई भी पेनल्टी एक्शन लेने से डरता हूं। क्यों? क्योंकि कल मुझे मालूम है ये मेरा बॉस हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, इफिशियंसी घट रही है गवर्नमेंट सेक्टर्स की, और उसका इफेक्ट क्या होता है, हमारी पब्लिक पे जाता है सर। उसका इफेक्ट हमारी पब्लिक पे जाता है सर। बिल्कुल सही, ये कोई लॉजिक नहीं। शकील भाई के पास जाना, एक बात बस मैं एक पेज जोड़ना चाहता हूँ जी। अभी तक तो जो मेरा ज्ञान है, मैं दलित हूँ, मेरिट वगैरह तो है नहीं मेरे पास, जहां तक मेरा ज्ञान है, प्राइवेट सेक्टर में पुत्र पिता का बिजनेस इनहेरिट करता है, कंपटीशन में कभी नहीं जाता है। गवर्नमेंट में तो कुछ कंपटीशन भी होता है। मतलब यही देखिए, मुझे एसएमएस मिल रहे हैं कि लोगों को लगता है कि मैं आरक्षण के पक्ष में हूं तो मुझसे निराश है। मतलब ये है कि ये अगर अध्ययन किया जाए तो दुनिया में ऐसी कोई नीति नहीं है, मैं इसको काफी सोच समझ के बोलता हूं, जिसने इतने कम समय में इतना बड़ा सामाजिक फायदा दिया है। शकील भाई, हाँ आप बोलिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कह रहा था कि ये रिजर्वेशन का जो मसला है, एक्चुअली जो रिजर्वेशन का मसला ये सिर्फ ये नहीं है कि नौकरियों में उनको कुछ नौकरी दे दीजिए और बटर और केक का अरेंजमेंट करिए, ये नहीं है। ये समाज में उनको एक
स्थान देना है जो विप्राइत थे, जिनको बहुत सदियों से उनको पीछे छोड़ा था, और ये कह के कि मेरिट के आधार पर बड़ा अच्छा प्राइवेट सेक्टर में काम हो रहा है और सरकार के क्षेत्र में काम हो रहा है, ये कह के ये बड़ी अपमानजनक बातें हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने, या संविधान जब हम आजादी के बाद हमने बनाया था, तो हमने एक समाज, पूरे देश को एक साथ लेके चलने का, सारे लोग जो पीछे हैं, जो अगड़े हैं, जो है, सबको समाज के एक हिंदुस्तानी बनाने का एक सपना देखा था। और पूरा समाज एक हिंदुस्तान में उसी वक्त समा सकता है जब पूरा समाज एक साथ चले, और एक साथ उसी वक्त इस तरह की बात कौशल भी कर रहे हैं, कौशल भी कर रहे हैं कि अगर एक पूरा हिंदुस्तानी पहचान बनानी है तो अब धीरे धीरे जातिगत पहचान भी छोड़नी होगी। और जितनी इनके शायद ये कहना कि जितनी पहल आप आरक्षण के लिए करते हैं, उससे कहीं ज्यादा पहल आपको जाति तोड़ने के लिए करनी चाहिए। आपको या नहीं, सबको करनी चाहिए। पता नहीं जब बराबरी के अंदर हमारे सारे लोग आ जाएंगे तो जाति तो अपने आप टूट जाएगी। अब आप देख लीजिए, क्लास हो गया ना, जात टूट रहा है। होटलों में कहीं बैठने के लिए इंतजाम नहीं होते थे, बर्तन अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग रखे जाते थे। आज आप 5 स्टार में चले जाइए, कौन किस टेबल पर बैठ रहा है कोई पता नहीं है। तो इसी बात पे प्रगति होनी चाहिए। डॉक्टर लालजी प्रसाद जी कम बोले हैं। डॉक्टर लालजी, मैं जानना चाहता हूँ, शकील भाई कह रहे हैं कि एक सामाजिक बदलाव आया है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, एक यथार्थ में बदला है। तो क्या इस बदले हुए यथार्थ में भी नौकरी पाने के बाद जो साथ साथ चलना चाहिए, वहां प्रोटेक्शन जरूरत आपको लगता है अब भी? निश्चित नहीं, मैं शकील भाई से पूछ रहा हूं, समय नहीं। हाँ, न केवल प्रोन्नतियों में ये बहुत आवश्यक है कि दलितों को इस राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जीवन के प्रति क्षेत्र में भागीदारी उनकी जरूरी है, और भागीदारी उन्हें नहीं मिल रही है। आज आप देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय हमारा हिंदुस्तान का है। आज एक भी जज दलित नहीं है। भारत सरकार का जो सेक्रेटरिएट है, आज वहां पर एक भी शेड्यूल कास्ट का सचिव नहीं है। ऐसा क्यों है? अगर हम संविधान में बैठ करके, पार्लियामेंट में बैठ करके अगर हम कानून बना सकते हैं दलित, तो हम जो उस कानून की व्याख्या उसमें होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो वहां पर भी भागीदारी होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा, न्यायपालिका में भागीदारी होनी चाहिए। अभी एक्स चीफ जस्टिस हमारे दलित रहे हैं, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी भी दलित रहे हैं, तो ये कहना कि दलित को भागीदारी नहीं मिली, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, वो ऐसे नहीं कह रहे हैं। सिंबलिज्म है 25 करोड़ के लोगों में कभी कभार एक जगह पे बैठा देना, ये मुख्य धारा में ला देना नहीं होगा जब तक हम उनको बड़ी संख्या में राष्ट्र के संचालन में नहीं देखेंगे, या और नीचे से लेके ऊपर तक नहीं देखेंगे, और ऊपर से लेके नीचे तक देश में नहीं होंगे, तब तक हम नहीं मानेंगे कि देश के अंदर जातियों में बांट करके देश में वो समानता नहीं ला जा सकती। सबको अच्छी पहले से हम जातियों में बटे हुए थे, वहाँ असमानता थी, तभी आरक्षण लाया गया। हाँ, मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जातियों को खत्म करने की जरूरत है, तब हमारा हिंदुस्तान डेवलप होगा। लेकिन तब तक तो ये व्यवस्था रहेगी ना। मैं व्यवस्था के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं जातिगत आरक्षण के खिलाफ हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई डिजर्व कर रहा है उसको दो, वो किसी भी जाति का हो। मैं किसी भी जाति के अगेंस्ट नहीं हूँ। यूनियन समेटना पड़ेगा मुझे। सुप्रीम कोर्ट की उस पर राय आ चुकी है, और रिजर्वेशन का एक पूरा कंप्लीट फार्मूला हो चुका है। उसमें इसे को कहना जातीय आधार और जात के आधार पर नहीं, इसको तो अब ये बहस का कोई इशू ही नहीं। उसमें तमिलनाडु हमारे कम से कम बिहार से तो अच्छा प्रदर्शन करता है। अभी तो खैर बिहार आगे चल रहा है नए आंकड़ों के अनुसार से, लेकिन वो उन्नत राज्य रहा है तमिलनाडु। आप अगर कहते हैं कि आरक्षण से सामाजिक विकास रुक जाता है, तो आप यही देखिए कि तमिलनाडु ने किसी भी मामले में कम प्रगति नहीं की है। नहीं कहा कि तमिलनाडु सब में हमसे आगे। छोटा अब रोकना पड़ेगा क्योंकि ये सचमुच यहाँ नहीं संभल सकता है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं। और हमारा न्यूक्लियर बम बनाने वाले भी तमिलनाडु के मुस्लिम अबुल कलाम साहब है। नहीं, अब ये भी एक विवाद का विषय है। ये भी एक विवाद का विषय है कि किसने बनाया। आप लोग जातियों के हिसाब से देखते हैं तो फिर देश का तो भगवान ही मालिक है। नहीं, देश ठीक चल रहा है सर। जातियां हैं, आपके यहाँ शादियां जातियों के आधार पर होती हैं, आपके यहाँ तो समाज के आधार पर सवर्ण अगर खत्म कर लें, अपने पहल करके सवर्ण घोषित करें। हाँ, चलिए हम सब लोग मिलकर आरक्षण खत्म करें। हाँ, इसके लिए जरूरी है कि हम सब लोग मिलकर जाति खत्म करें। बिल्कुल सही बात है। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं। चलिए, एक सहमति तो हो गई आपकी और आपकी इसमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, एक सहमति हो गई, कौशल और चंद्रभान जी में एक सहमति हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद राष्ट्रपति के चुनावों पर भी एक नजर डालेंगे।
एक रिपोर्ट के जरिए उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट है, एक किसका नाम आगे आ रहा है और नाम जो आगे आ रहा है वो जाति के आधार पर है या धर्म के आधार पर है या हिंदुस्तानी होने के आधार पर है, ये भी देखते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जब भी आरक्षण पर बहस करते हैं, आरक्षण विरोधी और आरक्षण समर्थकों के बीच में इतनी दूरी बढ़ जाती है और इतने हम बढ़ जाते हैं कि बीच का एक बिंदु तलाशने में मुश्किल आती है और वो बिंदु राजनीति ही तलाश लेती है अपनी संख्या के आधार पर। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्राइम टाइम में आज न्यूज रिपोर्ट पर। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेगी, लेकिन विपक्ष के किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए तैयार हो गई है। एक बड़ा बदलाव है उसकी राष्ट्रपति चुनाव के खबरों के सिलसिले में। 2007 के चुनाव में बीजेपी ने, आपको याद होगा कि भैरव सिंह शेखावत को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के खिलाफ उतारा था, लेकिन इस बार बीजेपी अपना उम्मीदवार भी नहीं उतारना चाहती है। विजय त्रिवेदी और उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस से ज्यादा परेशान है एनडीए, क्योंकि उसके पास अपना राष्ट्रपति बनाने के लिए जरूरी वोट तो है ही नहीं, साथ ही वो यूपीए के उम्मीदवार को रोकने की राजनीतिक ताकत भी नहीं रखता। एनडीए के पास इस वक्त सिर्फ 28% वोट हैं और एनडीए में मशक्कत इस बात की चल रही है कि उसे अलग से अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए या फिर यूपीए पर दबाव डालना चाहिए कि वो आम सहमति का उम्मीदवार लाए, लेकिन एनडीए में अब तक इस पर सहमति नहीं बन पाई है। दूसरी तरफ उसके तेवर गर्म होते जा रहे हैं। सुषमा स्वराज कह रही हैं कि उनको कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी और हामिद अंसारी मंजूर नहीं हैं, यानी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये बीजेपी का रुख है। देखिए, सुषमा जी हमारी वरिष्ठ नेत्री हैं, जो वो कहेंगी पार्टी की लाइन है। बीजेपी इस बात पर भी सहमत नहीं दिख रही है कि राष्ट्रपति कांग्रेस का हो और उपराष्ट्रपति बीजेपी का। बीजेपी से बातें छन छन कर बाहर आ रही हैं। उनके हिसाब से कांग्रेस किसी गैर राजनीतिक शख्स के नाम का प्रस्ताव बीजेपी से बातचीत के बाद लाए तो उस पर विचार किया जाएगा। बीजेपी कलाम का समर्थन करेगी, भले ही समाजवादी पार्टी उसका नाम लेकर आए। एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस किसी नाम पर सहमत हों और बीजेपी से सलाह मशविरा करें तो बीजेपी उस पर विचार करेगी। पिछले चुनाव में एनडीए ने उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया था, हालांकि तब भी एनडीए में इस पर आम राय नहीं थी। शेखावत तब कांग्रेस के उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल से चुनाव हार गए थे। एनडीए पिछले चुनाव के मुकाबले अब और कमजोर हो गया है। बीजेपी की रणनीति साफ है, वो भावी राष्ट्रपति के नाम पर कोई आम सहमति नहीं चाहती, बल्कि वो यूपीए के सहयोगी दलों को उकसा रही है इस संदेश के साथ कि अगर वो कोई नाम लेकर सामने आते हैं तो बीजेपी उनका समर्थन कर सकती है। इसके पीछे चाहत एनडीए के छोटे बड़े कुनबे को बड़ा करने की है। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन मनोज के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। हालांकि एपीजे अब्दुल कलाम ने अभी हां नहीं कहा है। विपक्ष के खेमे में राजनीति हो रही है तो कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। कांग्रेस की तरफ से दो ही नाम इस वक्त आगे चल रहे हैं, प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए हमेशा उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया है, सिर्फ एक बार को छोड़कर। अब देखना होगा कि कांग्रेस राष्ट्रपति के चुनाव में क्या दांव चलती है। हंसते हंसते प्रणब दा ने पैगाम दे दिया कि हवाबाजी मत कीजिए। 24 मई तक नामांकन दाखिल होने हैं, तब तक पता नहीं क्या हालात बने। वैसे प्रणब दा के नाम पर फिलहाल तगड़ा समर्थन भले ही सबने ना दिया हो, लेकिन तगड़ा ऐतराज भी किसी ने नहीं किया है। हम लोग किसी के खिलाफ नहीं, उन्हें उम्मीदवार सामने रखें, बात करें। वैसे राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस की तरफ से हामिद अंसारी का नाम भी चल रहा है। रक्षा मंत्री ए के एंटनी चेन्नई में करुणानिधि से मिले तो उनसे भी प्रणब मुखर्जी और अंसारी के नाम पर ही चर्चा हुई। डिस्कशन एंड आवर लीडर विल डिसाइड। हाँ, ये बात सही है कि कुछ बातचीत किन स्तरों पर चल रही है, लेकिन विपक्ष अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोल रहा है। शायद उसे इंतजार है इस बात का कि कांग्रेस पहले अपना उम्मीदवार घोषित करे। कैंडिडेट तो अच्छा ही है, कैंडिडेट हम कैसे बताएंगे कैंडिडेट अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे पार्टी में अभी तक कोई इसके ऊपर कोई सोच विचार नहीं हुआ है, चर्चा भी नहीं हुआ है। पर्सनल तो बहुत अच्छे इंसान है, नो डाउट, और अभी कोई फैसला करना हो तो पार्टी का काम है।
एनडीए के साथ भी मिलकर बात करेंगे, अपनी पार्टी में बैठ के बात करेंगे। जब कोई क्लियर नाम आएंगे उसके बाद ही हम कोई डिसाइड कर सकते। अगले राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन हो, इसको लेकर सरगर्मियां धीरे धीरे तेज हो रही हैं। मामला फिलहाल शुरुआती दौर में है और संकेत है कि यूपीए इस बारे में कोई भी अंतिम फैसला सबकी राय और आम सहमति लेकर ही करना चाहता है। संसद भवन से कैमरामैन मनोज कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब प्राइम टाइम पॉजिटिव। ओलंपिक शुरू होने में 100 दिन भी नहीं रह गए। भारत में अब तक एथलेटिक्स में कोई भी मेडल नहीं मिला है भारत को। पीटी उषा सेकंड के 100वें हिस्से से चूक गई थी। मिल्खा सिंह सेकंड के 10वें हिस्से से चूके। लेकिन अब पीटी उषा एक एथलीट के जरिए अपने उस सपने को दोबारा साकार करने की कोशिश कर रही हैं। हृदय जोशी की रिपोर्ट। कालीकट के पास कपाड़ में यह है वो जगह जहां वास्को दी गामा ने 500 साल पहले कदम रखा था। लेकिन आज हम आपको वास्को दी गामा की कहानी नहीं सुना रहे। आज केरल से कहानी उस गांव की जहां तैयार हो रही है भविष्य की उम्मीद। केरल के कोड़िकोड से 30 किलोमीटर दूर इस छोटे से गांव में तैयार हो रही है लंदन ओलंपिक की एक उम्मीद। उनकी स्ट्रेंथ क्या है सबसे ज्यादा? आपको क्या लगता है जब आप उनको ट्रेन करती हैं, उस लड़की के अंदर क्या स्ट्रेंथ है? हार्ड वर्क है ना, पेन बेयरिंग कैपेसिटी होना चाहिए। वॉट एवर वी से ना, इफ यू टेक 100% इट्स पेनफुल एनी वर्क, बट कोई लोग 80% 85% वर्क लोड ले पाते हैं, कोई लोग 90-95। ये तो कोशिश कर रहे हैं लड़की ना वर्क का, बट वही है इसका प्लस पॉइंट। मिल्खा सिंह, पीटी उषा और श्रीराम सिंह भले ही वो मुकाम हासिल न कर पाए हों, लेकिन 21 साल की टिंटुलुका से आस बंधी है। दिन रात ओलंपिक की तैयारी में लगी टिंटुलुका की कोच हैं जानी मानी एथलीट पीटी उषा, जो हमें बताती हैं कि टिंटुलुका कितनी मुश्किलों से लड़कर आगे आई है। 36 kg और 144 हाइट वही था, इतनी छोटी ही लड़की था। उसका टो से हेड तक वो शेक करके ऐसा दौड़ा था। उसको मैं 5 साल के बाद और 6 साल के बाद वो अच्छा करेंगे बोला तो कोई बिलीव नहीं कर रहा था पहले। और आज उषा की यही शागिर्द टिंटुलुका सुर्खियां बना रही है। 2 साल पहले टिंटुलुका ने 800 मीटर रेस में शाइनी विल्सन का 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। 2010 एशियाड में 800 मीटर ट्रैक एंड फील्ड में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और इसी साल इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की ओर से आयोजित कॉन्टिनेंटल कप में 5वां स्थान हासिल किया। लेकिन ओलंपिक में पदक और टिंटुलुका के बीच अभी काफी बड़ा फासला है, ये उनकी कोच पीटी उषा भी जानती हैं। 2010 में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में टिंटू 800 मीटर में 5वें पायदान तक ही पहुंच सकी। तब से उषा उन्हें मानसिक तौर पर मजबूत बनाने में खास ध्यान दे रही हैं। और इसी कोशिश में पीटी उषा ने टिंटुलुका को मीडिया से भी दूर रखा हुआ है। मीडिया से आप चाहते हैं वो दूर रहे? हाँ। क्यों चाहती हैं यहाँ पे? आपको मेंटल प्रेशर है तो ना, ज्यादा मीडिया एक्सपोजर ज्यादा हो गया तो ना वो तो करके ना उसको मुश्किल होगा दौड़ने का। मेंटली यू हैव टू, शी हैज टू बी काम। शी शुड बी काम एंड हर कंसंट्रेशन ओनली ऑन ट्राइंग। लेकिन लुका की ट्रैक पर ट्रेनिंग ही अहम नहीं है, खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की दिनचर्या पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इस किचन में इस्तेमाल होने वाले अनाज और मसालों तक ये सब ऑर्गेनिक है जी, इसमें कोई हम मतलब केमिकल वगैरह नहीं डालते हैं। पीटी उषा की एकेडमी में आज टिंटुलुका सबसे बड़ी उम्मीद है, लेकिन टिंटू के अलावा दूसरी लड़कियां भी आने वाले दिनों में कमाल दिखा सकती हैं। जैसे 16 साल की जेसी जोसेफ, जो अभी से टिंटू की उम्र में बने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। जो टिंटू का जो पीछे आ रहा है वो अभी फिलहाल हेडलाइंस में नहीं है, लेकिन जरूर एक 4 साल के बाद ये जरूर हमारा कंट्री का नाम रोशन करेंगे। जेसी के अलावा नई उम्मीद है संजना, चिंचू चाको और आबिदा। 12 से 15 साल की ये सारी लड़कियां
टिंटू की तरह ही काफी गरीब घरों से आती हैं, लेकिन उषा को भरोसा है कि आने वाले दिनों में ये सारी लड़कियां कमाल दिखाएंगी। टिंटू और जेसी दोनों लगभग बहुत अच्छे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। इधर सब मोस्ट ऑफ दम, हमारा ओनली नॉट टिंटू और जेसी, इधर मोस्ट ऑफ दम आर इन वेरी पुअर फैमिली। इन तैयारियों में हर एक एथलीट पर सालाना 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है। इन्फोसिस जैसी कंपनियों से जुड़े कुछ लोग पीटी उषा की मदद कर रहे हैं। ओलंपिक्स मेडल मिलने के लिए 1 ईयर और 1 महीने में नहीं आ सकता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होना चाहिए। वो 10 साल प्लानिंग में एक लड़की ऐसा आने के लिए बहुत पैसा चाहिए, मनी चाहिए। 80 के दशक में पीटी उषा ने दुनिया भर में अपनी धूम मचा दी थी। लॉस एंजलिस ओलंपिक में पदक जैसे उनके हाथ से आकर फिसल गया, तब ऐसी एकेडमी नहीं थी जो उषा की रफ्तार में कुछ जोड़ पाती। उम्मीद करनी चाहिए कि उषा का वो अधूरा सपना उन्हीं की एकेडमी की एथलीट पूरा करेंगी। केरल के किनालुरु से हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया।